यदि हम बात करें मानव प्रगति के इतिहास में, तो कच्चा तेल एक केवल ईंधन नहीं है, यह आधुनिक दुनिया की बुनियाद है। अर्थात तो हर एक दिन जो है धरती से हम लोग लगभग 10 करोड़ जो बैरल जो होता है प्रतिदिन तेल हम लोग निकालते हैं और इसको हम ट्रांसपोर्ट करते हैं। यह जो होता है वैश्विक व्यापार, उद्योग और हमारे रोजमर्रा के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण जो है जीवन रेखा है। इस काले तरल पदार्थ को समुद्र की गहराइयों से निकालकर इंजनों तक पहुंचाने की यात्रा इंजीनियरिंग का एक सबसे बड़ा चमत्कार है। तो इसी पे आज हम डिटेल से बात करने वाले हैं कि कैसे इस तेल को निकाला जाता है और कैसे हमारे पास पहुंचता है। हर एक चीज पे आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं तेल की कीमतों में एक छोटा सा उतार चढ़ाव अगर कर दिया जाए, अर्थात अगर थोड़ा सा भी इसमें जो होता है इसकी जो होती है प्राइस में उतार चढ़ाव कर दिया जाए, तो वैश्विक जो महंगाई जो होती है, इन्फ्लेशन होता है, वो ट्रांसपोर्ट जो लागत होती है वो तेजी से बढ़ या घट सकती है। इस विशाल उद्योग को जिंदा रखने के लिए कर्मचारी जो होते हैं वो समुद्र और जमीन के नीचे 12 से 13 घंटों की खतरनाक शिफ्ट में काम करते हैं। आप समझो कि ये जो यहाँ पे हम लोगों को तेल रेगुलर मिलता रहे, तो इसके लिए जो लोग होते हैं 12 से 13 घंटा तक खतरनाक तरीके से शिफ्ट में काम करते रहते हैं। इस जानलेवा परिस्थितियों में काम करने के लिए वेतन इनको काफी ज्यादा मिलता है, लेकिन वहां पे बहुत ज्यादा रिस्क भी रहती है। और बात किया जाए तो धमाकों और हादसों का जोखिम वो हमेशा यहाँ पर बना भी रहता है, ताकि दुनिया की आर्थिक कभी गति कभी जो है कम ना हो। अर्थात तो ये लोग इतना खतरनाक यहाँ पे काम भी रहता है, कभी भी विस्फोट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, फिर भी लोग यहाँ के वर्कर डेली काम करते रहते हैं, जिससे जो होता है हमारा वैश्विक अर्थात जो हमारी तेल की पूर्ति है वो कम ना पड़े। और थोड़ा सा अगर हम बात करते हैं तो तेल की खोज जो होती है वो समुद्र में विशेष सर्वे जो होते हैं जहाजों द्वारा शुरू होती है। अर्थात विशेष जो जहाज होते हैं आप देखेंगे यहाँ पे, ये कुछ विशेष जहाज होते हैं जिनके द्वारा जो होता है समुद्र के अंदर तेल की खोज की जाती है। इसमें एक्चुअल में होता क्या है कि इंजीनियर्स जो होते हैं वो पानी में विशाल ध्वनिक जो होते हैं ट्रांसमीटर उतारते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बहुत विशाल जो होते हैं ध्वनिक ट्रांसमीटर को क्या करते हैं समुद्र के नीचे उतारते हैं, जो शक्तिशाली ध्वनि तरंगों को क्या करते हैं उत्पन्न करते हैं। अर्थात यहाँ पे सिप आप देखेंगे ऊपर होता है, यहां से क्या करते हैं ध्वनि जो क्रिएट करने वाले उपकरण होते हैं डिवाइस होते हैं उनको ये नीचे उतारते हैं और ये बहुत ही शक्तिशाली क्या करते हैं ध्वनि को यहाँ पे उतार अर्थात तो इमिट करना स्टार्ट कर देते हैं। और ये ध्वनि तरंगे समुद्र के तल और चट्टानों से टकराकर वापस आती हैं। जैसे कि यहाँ पे मान लो यहाँ से कोई अगर ये जाएगी तो ये जाने के बाद जहां पे जैसे मान लो यहाँ पे ये कोई चट्टान है तो इससे टकराएगी फिर से वापस जाएगी। तो यहाँ से जैसे चट्टानों से जाती हैं वहां से टकराती हैं। अब ये जो टकराने के बाद जो आती हैं और जाती हैं इसके लिए बहुत ही स्पेशल प्रकार के सेंसर लगे होते हैं, जो कि इनको डिटेक्ट करते हैं कि जाने का समय आने का समय कितना लगा है। इन सभी चीजों को एक सेंसर मशीन के द्वारा डिटेक्ट किया जाता है और इस डेटा से जो तल छठी चट्टानों का 3D सिस्मेटिक नक्शा बनता है, जो लाखों साल पुराने तेल के भंडारों को उजागर करता है। अर्थात ये तरंगे नीचे भेजी जाती हैं फिर वापस आती हैं, इन्हीं के आधार पे एक 3D डायग्राम जो तैयार किया जाता है और वहां से पता करते हैं कि तेल यहाँ पे है कि नहीं है। अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं। तेल निकालने के लिए जो होते हैं समुद्र के बीचों बीच विशाल फ्लोटिंग शहर और स्टील के ढांचे बनाए जाते हैं। आप समझो ऐसा नहीं होता जैसे कि यहाँ पे आप देखो एक शहर टाइप से बनाया गया है, फ्लोटिंग अर्थात तैरते हुए शहर जैसे बनाए जाते हैं। और उथली पानी अर्थात तो उथले पानी में अर्थात तो 400 फीट के लिए कंक्रीट और स्टील से बने फिक्स्ड प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं फिक्स जो है यहाँ पे इसके अंदर बहुत सारी चीजों का यूज किया जाता है, फिक्स कंक्रीट वगैरह का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। और 12,000 फीट की गहराई वाली खाइयों में सेमी समरसेबल रिंग्स काम करते हैं, जिन्हें विशाल जंजीरों से बांधा जाता है। देखो यहाँ पे दो तरीके से, अगर जहाँ पे 4 फीट के अर्थात 400 फीट के आसपास होता है तो वहां पे तो एक कंक्रीट से तैयारी कर ली जाती है, लेकिन जहां पे 12,000 फीट के आसपास गहराई होती है वहां पे इस प्रकार से फ्लोटिंग वाले डिवाइसों को लगा के यहाँ पे जंजीरों से नीचे डालकर उन्हें रोका जाता है।
और सतह पर तैरते एफपीएसओ जहाज होते हैं जो बिना जमीन से जुड़े 20 लाख बैरल तक तेल स्टोर कर सकते हैं। और इस प्रकार से आप देख सकते हैं तेल होते हैं, अर्थात ये जमीन पर तो नहीं होते लेकिन इनके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा होती है, जो कि 20 लाख अर्थात 2 मिलियन बैरल तक का तेल क्या करते हैं, ये अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। अर्थात सबसे पहले देखा गया कि तेल कहाँ पे है, फिर उनके लिए तेल निकालने के लिए वहां पे इस प्रकार के फ्लोटिंग वाले प्लेटफॉर्म बनाए गए, फिर उस तेल को जो बड़े बड़े जहाजों था पीएफएसओ के अंदर लाद लिया गया, जो कि 20 लाख बैरल तक का तेल अपने अंदर भर सकते हैं। अब इसके बाद फिर क्या होता है, 9 मीटर लंबे स्टील के पाइप को जोड़कर समुद्र की गहराइयों में चट्टान को खोदा जाता है। अब क्या हुआ, अभी तक तो वहां तक हमने समझ लिया, अब जब तेल पता होगा तो इस प्रकार से चट्टानों को क्या किया जाता है, खोदा जाता है। और एक लॉगिंग टूल अर्थात इलेक्ट्रॉनिक आंख चट्टानों के दबाव और छिद्र का डेटा भेजता है, जो ये तय करता है कि 100 जो होता है डॉलर मिलियन का कुआं सफल हुआ है या नहीं हुआ है। अगर अगर भूमिगत दबाव अनियंत्रित हुआ तो भयानक जो होता है पे ब्लो आउट हो सकता है, जिससे महासागर तबाह भी हो सकते हैं। इसे रोकने के लिए 1000 पीएसआई का अत्यधिक दबाव सहने वाला 20 टन का ब्लो वाटर प्रेशर और पीओ अर्थात बीओपी लगाया जाता है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिससे क्या अचानक से प्रेशर से बाहर कुछ ना निकल सके, इसलिए बहुत ज्यादा प्रेशर को सहने के लिए इस प्रकार के भी डिवाइस वहां पे लगाए जाते हैं। अब बात करते हैं तो प्राकृतिक दबाव कम होने पर इलेक्ट्रिक समरसेबल अर्थात तो समरसेबल पंप जो होती है का उपयोग होता है, जो रोजाना 20,000 बैरल तक खींच सकते हैं। अर्थात इलेक्ट्रिक वाले जो समरसेबल जैसे कि हम घरों में डालते हैं पानी के लिए समरसेबल, इसी प्रकार से वहां पर समरसेबल डाली जाती है, जो कि 20,000 बैरल तक को डेली खींच सकती है। और जमीन से जो तरल निकला है अर्थात जो अब यहाँ पे तरल निकल रहा है, वह शुद्ध तेल नहीं होता है, बल्कि एक कच्चा तेल होता है, जिसके अंदर प्राकृतिक गैस, पानी और रेत का गाढ़ा मिश्रण होता है। अर्थात जो यहाँ पे भी निकलता है, ये कोई हमारे यूज वाला नहीं होता है, इसके अंदर इसे हम क्या कहते हैं, कच्चा तेल कहते हैं। और यहाँ पे प्राकृतिक गैस भी मिलती है, पानी भी मिलता है, रेत और ठोस, अर्थात इस प्रकार से यहाँ पे कई चीजें देखने को मिलती हैं। और अगर बात करें उत्पादन स्थल पर ही मल्टी स्टेज सेपरेटर बहुचरणीय अर्थात इस मिश्रण को अलग अलग करते हैं। अर्थात जब यहाँ पे निकाला जाता है समरसेबल से, उसी समय यहाँ पे कुछ ऐसे डिवाइस लगा दिए थे जो कि अलग अलग कच्चे तेल को अलग कर देते हैं, प्राकृतिक गैसों को अलग कर देते हैं, पानी को अलग कर देते हैं, रेत और ठोस को अलग कर देते हैं। और कच्चे तेल को रिफाइनरी तक भेजा जाता है, गैस को वापस डाला जाता है और पानी को रासायनिक ट्रीटमेंट के बाद समुद्र में सुरक्षित छोड़ दिया जाता है। तो आप समझ रहे हैं यहाँ पे कि कितने लंबा कार्य होता है और इसको वहीं पे थोड़ा सा सेपरेट कर लिया जाता है। अब बात करते हैं तो अमेरिका में जमीन पर फ्रैकिंग अर्थात तो तकनीकी ने विश्व तेल उत्पादन में सबसे बड़ी क्रांति ला दी है। अर्थात जमीन के ऊपर जो है यहाँ पे अमेरिका ने सबसे अर्थात तो फ्रैकिंग तकनीकी ने विश्व से उत्पादन सबसे बड़ी क्रांति ला दी। यहाँ पे ड्रिलिंग सीधी नहीं होती है, बल्कि जमीन के नीचे क्षैतिज रूप से हजारों मीटर तक मुड़ जाती है। अर्थात ये लोग क्या करते हैं, जैसे कि मान लो समुद्र यहाँ पे है, तो ये क्या करता है, एक जगह से ड्रिल करते हैं, धीरे धीरे वो मोड़ के हजारों किलोमीटर तक था कई किलोमीटर तक जो होता है जमीन से नीचे उसको मोड़ के पहुंचा देते हैं। और इस ड्रिल मशीन से मोड़ देते हैं और 10,000 पीएसआई के अत्यधिक दबाव पर रसायनों और तेल मिला हुआ लाखों लीटर पानी चट्टानों में इंजेक्ट किया जाता है, अर्थात हाइड्रोलिक फीचर यहाँ पे किया जाता है। इस प्रचंड दबाव से चट्टानों में दरारें पड़ती हैं और फंसा हुआ तेल और गैस बाहर आ जाते हैं। हालांकि इसके पर्यावरण जोखिम बहुत ज्यादा हैं। अर्थात इस प्रकार से अमेरिका निकालता तो है, लेकिन इसके काफी ज्यादा नुकसान भी देखने को मिल जाते हैं। आप थोड़ा सा बात करते हैं रिफाइनरी में पहुंचने के बाद जो होता है, कच्चे तेल को 650 फ़ारेनहाइट से जो होता है इसको 650 से 670 फ़ारेनहाइट तक के अत्यधिक तापमान वाली भट्ठी में उबाला जाता है। कहां उबाला जाता है, बहुत ही अत्यधिक, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं भट्ठी है, जहां पे इसको इसके अंदर इतना ज्यादा टेम्परेचर होता है जो कि 670 से 650 के आसपास, इसके अंदर अब इसको उबाला जाता है। अब इस बेहद महत्वपूर्ण प्रक्रिया को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहा जाता है, जहां वाष्प बहुमंजिला टावर में ऊपर जाती है। जैसे कि यहाँ पे वाष्प अब उबाला जाएगा तो इसमें वाष्प ऊपर जा रही होगी। भारी तत्व जैसे कि लुब्रिकेंट और भारी अवशेष
टावर के निचले सबसे गर्म हिस्से में जमा होते हैं, जैसे कि ये भारी अवशेष जो होते हैं नीचे जमा होते हैं। इसके बाद बीच के हिस्सों में डीजल होता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं केरोसिन यहीं पे देखने को मिलता है, अर्थात डीजल यहाँ पे मिलता है, केरोसिन यहाँ पे देखने को मिलता है। इसी प्रकार से और भी ऊपर थोड़ा सा गैसोलीन वगैरह यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और 90 से 220 फ़ारेनहाइट के बीच हमारी कारों के लिए गैसोलीन अर्थात पेट्रोल प्राप्त हो जाता है। आप थोड़ा सा आगे बात करते हैं तो डिस्टिलेशन टावर से निकला कच्चा गैसोलीन सीधे जो होता है आधुनिक इंजनों में इस्तेमाल करने के लिए तैयार नहीं होता है, अर्थात यहाँ पे निकल तो आया है लेकिन हम उसको डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं। भारी अणुओं को तोड़कर छोटे और हल्के अणुओं में बदलने के लिए कैटेलिटिक क्रैकिंग अर्थात उत्प्रेरक क्रैकिंग की जाती है। इसके बाद रिफॉर्मिंग प्रक्रिया के जरिए अणुओं की संरचना बदली जाती है ताकि ईंधन का ऑक्टेन नंबर बढ़ाया जा सके, अर्थात ये जो बड़े बड़े अणु होते हैं यहाँ पे इनको तोड़कर छोटे छोटे अणुओं में बदला जाता है। और अंत में स्वच्छ दहन और कम प्रदूषण के लिए इसमें विशेष जो होते हैं एडिटिव्स मिलाए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। और अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं तो समुद्र की गहराइयों में ध्वनि तरंगे भेजने से लेकर शक्तिशाली रिफाइनरों की भट्टियों तक का तेल की यात्रा मानवीय प्रतीक्षा का सबसे बड़ा प्रमाण है। अर्थात आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से मस्त पहले तेल को पता किया जाता है, फिर कैसे ड्रिलिंग की जाती है, फिर कैसे निकाला जाता है, फिर उसको कैसे लाया जाता है। तो ये बहुत ही लंबा जो होता है मानव की प्रतिभा का एक सबसे बड़ा प्रमाण है। आज हमारी पूरी जो है आधुनिक सभ्यता इसी काले सोने अर्थात ब्लैक गोल्ड की निरंतर आपूर्ति पर निर्भर करती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जीवाश्म ईंधन का यह विशाल साम्राज्य और वर्चस्व कब तक चलेगा? क्या मानवता इसी पर निर्भर रहेगी या हम कुछ बहुत जल्द ही एक नए स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा के युग में प्रवेश कर पाएंगे? तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में दें। और यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। हम ऐसे नए टॉपिक के साथ में किसी अगले वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद।